Yes, friends. So we are back again. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे हैं और हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि अगर दो इक्वल और लाइक चार्जेस के मिड पॉइंट पे कोई भी चार्ज बैठा हो तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो इक्वल और लाइक चार्जेस के मिड पॉइंट पे कैसा भी चार्ज बैठा हो उस पर नेट फोर्स 0 होता है, वो इक्विलिब्रियम में होता है। अब आप हेडिंग दे दीजिए, आगे पढ़ते हैं। लिखिए टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। Types of equilibrium. Number one, stable equilibrium. Number two, unstable equilibrium. Or number three, neutral equilibrium. स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ये तीनों चीजें आपने 11th क्लास में भी पढ़ी हुई हैं। और एनीवे चलिए मैं इनके बारे में आपसे दोबारा बात करता हूं। देखिए हेडिंग दे दीजिए, हाउ टू डिसाइड द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। हाउ टू डिसाइड द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। नंबर वन लिखिए, पहला स्टेप लिखिए, displace the particle a little. Number one लिखिए, displace the particle a little from the equilibrium position. Displace the particle a little from the equilibrium position. और उसी में फुल स्टॉप लगा के आगे लिख दीजिए, mark the direction of this displacement. Mark the direction of this displacement and write x over it. Mark the direction of this displacement and write x over it. जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट है उसे आप डायग्राम में तो मार्क करेंगे ही। अब खास बात यह भी है इसी में कि और कोई भी वेक्टर अगर जिसकी अगर मैं आगे साइन देने की जरूरत पड़ी उसको हम इसके रिस्पेक्ट में ही साइन देंगे। मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही अगर आपको किसी और वेक्टर को साइन देने की जरूरत पड़ी तो उसको पॉजिटिव साइन दिया जाएगा। बस ऐसा ही लिख दीजिए, दिस डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। दिस डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। नंबर टू लिखिए, नंबर टू, in the displaced position, think of the direction of net force. Think of the direction को अंडरलाइन कर दीजिए, कैप्स में लिख दीजिए, think of the direction of net force on this particle. जो भी पार्टिकल था डिस्प्लेस पोजीशन में, हम उस पर फोर्स की डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अगर ये थियोरी का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ इसकी डायरेक्शन के बारे में सोचना है। और अगर ऑप्शंस हैं जहां कुछ एक्सप्रेशंस दी हैं या वैल्यूज दी हैं तो फिर आपको डिस्प्लेस पोजीशन में नेट फोर्स की पूरी एक्सप्रेशन लिखनी है। ऐसा भी पूरा चलिए लिख दीजिए, इन थियोरेटिकल क्वेश्चंस we just have to think of the direction. We just have to think of the direction of net force in the displaced position. We just have to think of the direction of net force in the displaced position. And in numericals, where the options have some expressions,
in numericals where the options have some expressions or answer in form of digits we have to obtain an expression of f. We have to obtain an expression of f. We have to obtain an expression of f in the displaced position. We have to obtain an expression of force in the displaced position and give it proper sign. इसको हाईलाइट कर लीजिए, give it proper sign. ठीक है, पहले स्टेप में मैंने आपको ये बताया था कि पार्टिकल जो भी है उसे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस करिए। स्टेप नंबर 2 में बताया कि डिस्प्लेस्ड पोजीशन में पार्टिकल पर नेट फोर्स की एक्सप्रेशन या डायरेक्शन के बारे में सोचिए और उसको साइन भी दीजिए। यहां मेरा ये कहना है कि अगर डिस्प्लेसमेंट को आपने ऐसे मार्क किया हुआ है और डिस्प्लेस्ड पोजीशन में मान लीजिए नेट फोर्स की ये डायरेक्शन आ रही है, डिस्प्लेस्ड पोजीशन में नेट फोर्स की ये डायरेक्शन आ रही है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इस फोर्स को नेगेटिव साइन दिया जाएगा ना। ऐसा ही लिख दीजिए, इफ x and f are in opposite sense, if x and f are in opposite sense, then this f should be given negative sign. This f should be given negative sign and is called restoring force. क्योंकि ये फोर्स पार्टिकल को अपने शायद ओरिजिनल पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है ना। ये फोर्स शायद पार्टिकल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वापस ले जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम इसे रिस्टोरिंग फोर्स कह रहे हैं। और इसी में आगे लिख दीजिए, if this force is in the same direction as that of x, if this force is in the same direction as that of x, then the sign of this force is taken as positive. The sign of this force is taken as positive. ठीक है, नंबर 1 में आपने क्या किया? नंबर 1 में आपने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, x लिखा, एरो मार्क किया। नंबर 2 में थोड़ी दम है, डिस्प्लेस्ड पोजीशन में पार्टिकल पर नेट फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है या उसका एक्सप्रेशन निकालना है। अब इसके बारे में मैं आपको एक क्लू ये दे सकता हूं कि अगर एक पार्टिकल को आप डिस्प्लेस करके, एक चार्ज पार्टिकल को आप डिस्प्लेस करके किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के पास ले जा रहे हैं, तो यूजुअली उस चार्ज पार्टिकल के जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, जिसके ये पास गया उसी का फोर्स ज्यादा होगा ना। Usually, sometimes, to just have a rough idea, not always, not very correct, but just to have a rough idea, it is a good thought कि जिसके ये पास गया है उसके जो फोर्स की डायरेक्शन है बस वही रिजल्टेंट फोर्स की भी डायरेक्शन है, क्योंकि जिससे भी डिस्टेंस कम हुआ है उसका फोर्स डोमिनेटिंग है ना। वो एक लिख दीजिए, क्लू, एक हिंट। और क्वेश्चंस में हमें एक बात ये काम आ सकती है, हमेशा ये बात पूरी तरह सही तो नहीं है, पर प्रैक्टिस के साथ आप सीख जाएंगे। हाँ, इसे यूज करने की कोशिश तो करिए। लिख दीजिए, if a charge is displaced towards one of the charges, हमें displaced position में तो लाना ही है ना। If it is displaced towards one of the charges, then the direction of force is quite likely
to be the direction, is quite likely to be the direction of resultant force, is quite likely to be the direction of resultant force. शायद ये हो सकता है कि हमें रिजल्टेंट फोर्स की अगर डायरेक्शन निकालनी है, शायद ये हो सकता है कि अगर हमें रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो हमें सिर्फ एक ही फोर्स की डायरेक्शन निकालने से भी शायद हमारा काम चल जाए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप जरूर जिस चार्ज को आप डिस्प्लेस कर रहे हैं उसे किसी ना किसी एक चार्ज की तरफ लेके जाइए, और जिसकी भी तरफ आप लेके गए ना, जिसका डिस्टेंस कम हुआ है, उसी का फोर्स डोमिनेटिंग है। रिजल्टेंट फोर्स की भी वही डायरेक्शन होने की संभावना है। एनीवे, क्वेश्चन जब करेंगे तो बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब आप पॉइंट नंबर 3 लिख दीजिए। पॉइंट नंबर 3, इस 3 का ऐसा 1, 2 और 3, ये 3 बातें हम लिखेंगे। नंबर 1 में लिख दीजिए, पॉइंट नंबर 3 के नंबर 1 में लिख दीजिए, इफ f and x are in opposite sense, if f and x are in opposite sense, then it is a case of stable equilibrium. It is a case of stable equilibrium. And if, number 2 में यहां लिखना पड़ेगा, if f and x are in same direction, if f and x are in same direction, then it is case of unstable equilibrium. f और x सेम डायरेक्शन में है तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो बस ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 पे स्टार लगा दीजिए आप। यही वैसे ज्यादा काम के हैं। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का डिसीजन और अनस्टेबल का इक्विलिब्रियम का डिसीजन यही ज्यादा काम का है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट सेंस में है तो फिर ये स्टेबल है, और अगर ये सेम सेंस में है तो ये अनस्टेबल है। इन्हें भी और समझाऊंगा, पहले थर्ड के बारे में लिख लेते हैं, न्यूट्रल के बारे में लिख लेते हैं। आप लिख दीजिए, इफ इन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन, if in the displaced position net force on the particle is 0, if in the displaced position net force on the particle is 0, or net force on the particle is 0, or is at right angles to the direction of x, is at right angles to the direction of f, it is at right angles to the direction of x, displacement का right angles पर है, डिस्प्लेसमेंट के राइट एंगल्स पर है, then it is a case of neutral equilibrium. Then it is a case of neutral equilibrium, right? ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इससे आपको न्यूमेरिकल्स में और थियरी के क्वेश्चंस में बड़ी हेल्प मिलेगी। इसको मैं आप समझाता हूँ। इसको f और x अगर अगेंस्ट है तो इसका क्या तात्पर्य है। अगर मैंने एक पार्टिकल को डिस्प्लेस किया और वो पार्टिकल वापस वहीं आ जाता है तो मतलब मैं इसका इक्विलिब्रियम को बिगाड़ नहीं पाऊंगा। अगर एक पेंडुलम यहाँ लटका हुआ है और मैं उसे साइड पे लाके जाके छोड़ता हूँ तो ये वापस यहाँ आता है ना, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। अगर आप पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं पर वो वापस अपने घर आ जाता है, उसमें टेंडेंसी है वापस अपने घर आने की, समझदार आदमी है, वो स्टेबल है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। और अगर मैंने उसे हल्का सा डिस्टर्ब किया और वो तो आप दूर ही भाग गया, घर से भाग गया, गांव में चला गया हीरो बनने, मुंडा बिगड़ा जाए, तो ये सब अनस्टेबल लोगों की बातें हैं। अगर हल्का सा डिस्टर्ब किया और वो दूर ही चला गया तो ये अनस्टेबल है। अगर मैं इसे हल्का सा यहाँ डिस्टर्ब करूंगा और डिस्प्लेस पोजीशन में उस पर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है तो और दूर चला जाएगा। अगर रिस्टोरिंग फोर्स है, घर वापस आने की उसमें टेंडेंसी है, तो ये मैच्योर आदमी है, समझदार आदमी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और अगर हल्का सा डिस्टर्ब कर दे और ये और आगे ही भाग जाए, वापस ही ना आए, तो ये आदमी अनस्टेबल है। और इसी तरह से न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरा ये कहना है कि ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। अगर डिस्प्लेस पोजीशन में कोई फोर्स ही नहीं है तो पार्टिकल में वापस आने की या आगे जाने की कोई टेंडेंसी नहीं है। वापस आने की टेंडेंसी है तो स्टेबल, और दूर भाग जाने की टेंडेंसी है तो अनस्टेबल। और अगर उसमें कोई टेंडेंसी ही नहीं है, ये वहीं पड़ा रहेगा, तो न्यूट्रल है, जिसके इक्विलिब्रियम को हम बिगाड़ ही ना सके।
वो न्यूट्रल है। और या तो फिर अगर इस डिस्प्लेस पोजीशन में पार्टिकल पे जो फोर्स अगर काम कर रहा है, अगर वो एक्स के राइट एंगल्स पे है, तो भी तो ये फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट को अफेक्ट नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि इस फोर्स का यहाँ कंपोनेंट कोई आएगा ही नहीं ना। अगर डिस्प्लेस पोजीशन में पार्टिकल पे फोर्स नहीं है या फोर्स डिस्प्लेसमेंट के राइट एंगल्स पर है, तो ये फोर्स एक्स को और इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। इस इक्विलिब्रियम को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं, राइट? ओके, ठीक है। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? नेहल और रेने, आप लोगों ने रिएक्शन दिया, समझ में आपको आया। कोशिश ये करिए कि इसे आप मन में अपने बोलते भी रहें, याद करते जाएं, केवल कॉपी में लिखना काम नहीं है। इसीलिए इस स्पीड पे पढ़ाया जा रहा है, वरना और स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। इसे इम्बाइब करें, साथ ही साथ एब्जॉर्ब करें। ऑलराइट, ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि ये प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, वर्टिकल प्लेन में है ये दोनों, और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को भी कंसिडर करना है। कंसिडर ग्रेविटी। वर्टिकल प्लेन बोलते ही साथ ही अपने आप ही लेना है, या तो वो बोलेगा नेग्लेक्ट ग्रेविटी तो ठीक है, और अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको ग्रेविटी कंसिडर हमेशा करनी ही है। वर्टिकल प्लेन का नाम आते ही कंसिडर ग्रेविटी। ये फिक्स्ड चार्ज है, ये फिक्स्ड चार्ज है, और ये मोबाइल चार्ज है। ये ऊपर नीचे नहीं डूब सकता, खाली ऊपर नीचे। इस डायरेक्शन, इसको तो मैं नहीं हिला रहा, ये कुछ डिस्टेंस डी पे, ये शायद बैलेंस है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में ये बताना है कि ये वाला जो चार्ज है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। जो ऊपर वाला चार्ज है, अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो आप एक फिंगर रेस कर दें, अगर स्टेबल में है तो एक फिंगर रेस कर दें, और अगर अनस्टेबल में है तो दो फिंगर रेस कर दें, और अगर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है तो तीन फिंगर्स रेस कर दें। ठीक है, कृष्ण मित्तल आपका जवाब सही है, किंजल आपका जवाब सही है, राहुल राठौर आपका जवाब सही है, अमरजोत सिंह आपका जवाब सही है, मोनिश आपका जवाब सही है, अनुष्का शर्मा आपका जवाब सही है, अपूर्वा पत्तर आपका जवाब सही है, श्रीयर्थ शर्मा आपका जवाब गलत है। ओके, प्रियांशी अग्निहोत्री आपका जवाब सही है। थम्स अप का भी मतलब मैं वन ही मानूंगा ऐसे केसेस में। रेनी, अब आपका गलत कैसे है ये आंसर? प्रांजलि सिंह आपका आंसर सही है। चलिए मेरी बात सुनिए, ठीक है? मनप्रीत आपका जवाब सही है, बहुत सारे सही आंसर मुझे मिले हैं, वंडरफुल। ऑलराइट, मेरी बात सुनिए। पहले तो आपको ये सोचना होगा कि जिस चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है उसमें फोर्सेस हैं कौन कौन से। नंबर 1 ऐसा ही लिख दीजिए। फर्स्ट थिंग of the forces which are responsible for the equilibrium of the given charge। जिस चार्ज के वो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, वो किन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में है वो देखिए, उनकी प्रॉपर डायरेक्शंस वगैरह मार्क करिए। तब इस पर एक फोर्स यहाँ होगा mg, और एक फोर्स होगा इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो Q1 Q2 by d स्क्वायर टाइप का। एक फोर्स होगा Q1 Q2 by d स्क्वायर टाइप का। ओके, अब आपको ये कुछ डिस्प्लेस तो करना ही है। ये फोर्सेस तो मैंने सोच लिए, अब मैं डिस्प्लेस करके सोचता हूँ, मैं इसे थोड़ा सा नीचे लाता हूँ या थोड़ा सा ऊपर लाता हूँ। सवाल में ये भी क्लियरली बताना पड़ेगा कि कहाँ डिस्प्लेस करना है, साइड में या ऊपर नीचे। इस सवाल को क्लियर बताना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं आपको म्यूट कर रहा हूं अभिषेक, कुछ पूछा जाए तो आप ऑलरेडी। तो यहाँ पे इम्प्लाइड बात है, चलिए ब्रैकेट में बात ये भी लिख दीजिए कि when nothing mentioned we have to think about the displacement, we have to think about the equilibrium, along the line joining, we have to think about the equilibrium along the line joining the two charges। कुछ अगर ना बताए अलग से कि कहाँ किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम के बारे में सोच के बताएं, तो you have to think about the equilibrium
along the line joining the two charges. इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं. अब इस चार्ज को मैं थोड़ा नीचे लाता हूं, ऐसा लिख दीजिए. Let the mobile charge be brought up little down. मोबाइल चार्ज को हल्का सा नीचे लाते हैं. अब इस पोजीशन में यहां पे आ गया है ये, तो अब किसी चार्ज के पास आया है ना. मैंने तो रूल बनाने की कोशिश की थी कि आप कोशिश करना कि किसी चार्ज के पास आना. आप इसके पास आए हो ना. अब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो जो नीचे फिक्स पॉजिटिव वाला चार्ज है वो उसको रिपेल करेगा. बस इतना ही लिख दीजिए आगे. द फिक्स पॉजिटिव चार्ज repels the mobile charge, repels the mobile floating charge. The fixed positive charge repels the mobile floating charge. Repels the mobile floating charge. ठीक है. तो अब आपका जवाब अब समझ में आया आपको. अब x की डायरेक्शन ये है और f की डायरेक्शन ये है. ये वापस अपने घर को चला गया. समझदार आदमी है. स्टेबल इक्विलिब्रियम. मैंने दूसरे फोर्स के बारे में सोचा ही नहीं. कायदे से तो मुझे सोचना चाहिए, पर मैंने तो रूल बनाया है. अधिकांश केस में ये वर्क करेगा. जहां दो ही चार्जेस हो वहां तो ये वर्क करेगा ही करेगा. जहां 3 4 5 चार्जेस हो वहां थोड़ा केस अलग हो सकता है. यहां तो ये वर्क करेगा ही करेगा. किसी एक चार्ज के पास ले जाओ इसे, और उस चार्ज के जिसके पास गया है उसके जो फोर्स की डायरेक्शन है वही नेट फोर्स की डायरेक्शन है. मैं mg की भी बात कर लेता हूं. जो mg है वो तो हम पूरे इस रीजन में g को कांस्टेंट मानते हैं, तो mg पे फर्क नहीं पड़ेगा. एक पूरे शहर में, एक पूरे इलाके में, एक पूरी कंट्री में हम g को कांस्टेंट ही मानते हैं. एल्टीट्यूड का फर्क होता है, अलग बात है. g जब तक कुछ ना बोला जाए आपको कांस्टेंट ही मानना है. आप यहाँ से 1 मिलीमीटर से नीचे ले आए, 1 मिलीमीटर नीचे ले आए तो mg पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और इलेक्ट्रिकल फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, इसलिए वापस घर को चला गया. ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है. अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन यही है. अब की बार ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है. ये फिक्स्ड है और ये मोबाइल है और ये वर्टिकल प्लेन में है. प्लस क्यू माइनस क्यू वर्टिकल प्लेन में है. डिस्कस द इक्विलिब्रियम ऑफ माइनस क्यू चार्ज. Discuss the equilibrium of minus q charge. हाँ, ये अनस्टेबल है तो आप दो फिगर्स रेज कर सकते हैं. या अनस्टेबल है तो थम्स डाउन भी कर सकते हैं. जो अनस्टेबल आदमी है उसके लिए तो आप थम्स डाउन ही करेंगे. ओके, बिल्कुल सही जवाब है. शाबाश, सारे ही सही हैं. वंडरफुल. ओके, सारे ही सही हैं. जिन्होंने भी आंसर मुझे दिखा उन सबका सही है. जिन्होंने नहीं दिया उनका मैं कुछ नहीं कह सकता. अब मैं हल्का सा इसकी तरफ ले जाता हूं, ये तो यहीं भाग जाएगा. आपको ज्यादा टाइम नहीं लगा. ऐसे ही लिख दीजिए. मूव द माइनस क्यू चार्ज अ लिटिल अप. मूव द माइनस क्यू चार्ज अ लिटिल अप. इट गोज फर्दर अप. इट गोज फर्दर अप. ये और ऊपर चला जाता है. बात ही खत्म हो गई. ये अब वापस नहीं आने वाला. ये तो भाग गया वहीं. हल्का सा मैं ऊपर ले गया, अट्रैक्शन हो गया, ये ऊपर चला गया, ये अनस्टेबल हो गया, वापस नहीं आने वाला ये. ऑलराइट, अभी मैं स्टेबल और अनस्टेबल के ही क्वेश्चंस आपको दे पाऊंगा. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का कोई एग्जांपल मैं भी आपको नहीं दे पाऊंगा. और न्यूट्रल का मैंने देखा. अमरजोत, एक मिनट बात करता हूं आपसे. मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही चैप्टर में न्यूट्रल के बारे में आपसे और बात कर लूंगा. अभी इस समय न्यूट्रल का कोई एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा. जब हम और आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की भी बातें आपसे होंगी. अभी स्टेबल अनस्टेबल पे ही आप ध्यान रखें. जी अमरजोत, आप क्या कह रहे हैं? जोर से बोलिए. सर, नीचे डिस्प्लेस करने का सोच रहा था. हाँ, तो उसको नीचे भी डिस्प्लेस करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप इसे हल्का सा नीचे ले जाएंगे तो mg तो वही रहेगा. मान लीजिए पहले ग्रेविटी था 5 न्यूटन और पहले ये भी था 5 न्यूटन. जब आप इसे हल्का सा नीचे ले जाएंगे तो ग्रेविटी तो 5 न्यूटन ही रहेगा, पर चूंकि डिस्टेंस बढ़ गया है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक हो जाएगा और ये 4 न्यूटन हो जाएगा. आप अगर इसे हल्का सा नीचे ले गए तो ये वहीं गिर पड़ेगा. गॉट माय पॉइंट?
फिर से बता रहा हूं मैं आपको, मान लीजिए जो पहले ग्रेविटी है वो 5 न्यूटन है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी 5 न्यूटन है और नेट फोर्स 0 है। मैं अगर इसे नीचे ले गया तो ग्रेविटी का फोर्स तो 5 न्यूटन ही रहेगा और ये अट्रैक्शन का फोर्स, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया ये फोर्स कम हो जाएगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड ही रहेगा। आपने इसे यहाँ हिलाया था, ये वहीं चला गया। जवाब तो सारे मिल जाएंगे आपको, है ना। मन में कुछ भी डाउट आए तो जरूर पूछें, अपने पास ना रखें उसे, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, अब मैं आपको थर्ड अगला केस दे रहा हूं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में, दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में एक प्लस क्यू बैठा है। दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में एक प्लस क्यू बैठा है। इसका ए पार्ट लिखना है, ए पार्ट। For displacement along the perpendicular bisector, ये for displacement along the perpendicular bisector of the line joining the two charges, यानी इनकी बात कर रहा हूँ। For displacement along the perpendicular bisector, वो obviously midpoint पे ही बैठाया है मैंने small q को। For displacement along the line joining the perpendicular bisector, ये stable है या unstable है? Already किंजल का जवाब आ चुका है। मानव चौधरी आपका आंसर गलत है, प्रकृति गलत है, अमरजोत गलत है, कृष्ण मित्तल गलत है। ये स्टेबल है या अनस्टेबल? ये स्टेबल है या अनस्टेबल? अभिषेक पटेल जोरा जोर से बोल दीजिए वहीं से। अगर स्टेबल है बोल सकते हैं आप। फिर से एक बार बता दीजिए, स्टेबल है कि अनस्टेबल? ऋतिका राठौर बताइए, सिर्फ ऋतिका राठौर, ओनली ऋतिका राठौर, जोर से बोल दीजिए। सर अनस्टेबल। अनस्टेबल, शाबाश, अनस्टेबल है भाई इसका आंसर। हाँ अभिषेक गुप्ता आपका आंसर सही है। नेहल क्या बोलती हो? सर स्टेबल लगा था मुझे। स्टेबल लग रहा है, ओके। अमीशा शर्मा जी? मुझे भी स्टेबल ही लग रहा था। हाँ स्टेबल ही लग रहा है वो। स्टेबल ही लग रहा है, ठीक है। अपूर्वा आपका आंसर आ गया है, समझाइए आप। अपूर्वा पत्थर। सर नीचे डिस्प्लेस करने पे एमजी भी नीचे चला जाता है तो वापस नहीं आएगा। नहीं, एक बार प्लीज फिर से बोलिए। सर उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नीचे अगर उसको डिस्प्लेस करेंगे तो एमजी भी नीचे है तो वो नीचे ही चला जाएगा। हाँ ऑलराइट, देखिए अगर मैं इसको हल्का सा यहाँ ले आऊं, मतलब अब सॉरी ग्रेविटी इग्नोर करनी है, वर्टिकल प्लेन नहीं बोला है ना, निगलेक्ट ग्रेविटी, एमजी वाली बात नहीं है। कुछ सवाल और स्पष्ट करना चाहिए था मुझे पहले तो, बट अदर यूजुअली हम लोग इस चैप्टर में ग्रेविटी को निगलेक्ट ही करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आर मच 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 स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो यूजुअली ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर ही करते हैं, ग्रेविटी को इग्नोर ही करते हैं। वो तो अगर वर्टिकल प्लेन बोल दिया तो सोचना पड़ेगा, शायद वो ग्रेविटी के मारे प्रॉब्लम हो गई, अब समझ में आ गया मुझे, ठीक है। अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही पूरा इमेजिन करके यहाँ ले जा रहा हूँ मैं, तो वर्टिकल प्लेन में नहीं ले गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इमेजिन करके आगे ले गया, अभी क्या होगा? अभी ये फोर्स इसको रिपेल करेगा, ये फोर्स इसको रिपेल करेगा, इस पे नेट फोर्स की डायरेक्शन ये होगी और ये एक्स की डायरेक्शन। मुझे पहले तो इसके एक्स की डायरेक्शन मार्क करनी चाहिए थी, फिर इस पे डिस्प्लेस पोजीशन में फोर्स की ये डायरेक्शन, तो ये वहीं चला जाएगा। ये प्रॉब्लम पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी दिया जा सकता था, ग्रेविटी को इग्नोर कर दे, आपका काम आसान हो जाएगा, राइट। ये दो इक्वल और लाइक चार्जेस हैं, बीच में प्लस क्यू रखा है और पार्टिकल को यहां डिस्प्लेस किया। ये वर्टिकल प्लेन नहीं है, सब कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, सब कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है। जी श्री अर्था बोलिए। सर एक डाउट था। हाँ प्लीज बोलिए जल्दी से। सर अपन ये डिसाइड कैसे करते हैं कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करके देखना है चार्ज को? आप किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर सकते हैं जहां आपको अच्छा लगे। ये तो मतलब दो ही डायरेक्शन है आपके पास, या यहाँ या यहाँ,
ये तो क्लियर है ना कि उसने बोला along the perpendicular bisector। अब आपको जहां लेना है ले लीजिए, आपको ऊपर लेना है तो ऊपर ले लीजिए, नीचे लेना है तो नीचे ले लीजिए, जस्ट कोई भी एक ले लीजिए, और उससे कॉन्फिडेंस ना आए तो दूसरा भी लीजिए, वरना एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट काफी है। ठीक है। ठीक है, ठीक। हमने वो इस वाले सवाल में भी तो अभी देखा था ना, हमें अमरजोत ने कहा था कि साहब इसे ऊपर मत ले जाइए, नीचे ले जाइए, तो दोनों से आंसर आ जाएगा। पर टाइम हम क्यों लगाएं, कोई भी एक डायरेक्शन से बड़े आराम से आपका कॉन्फिडेंटली आंसर आ जाता है, तो किसी भी एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस करके देख लीजिए। ठीक है नहीं, है ना? बढ़िया, क्लियर हो गया अपन को? क्लियर हो गया तो अच्छी ही बात है। डाउट हो तो मन में न रखें, कैसा भी डाउट हो जरूर पूछ लीजिए। अगर थोड़ा सा लेवल का नहीं होगा या इमीडिएट काम का नहीं होगा तो मैं आपको मना करूंगा, अदरवाइज मैं जरूर समझाऊंगा। ओके, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको मैं इधर ले आता हूँ, प्लस क्यू को ये वाले में यहाँ लाया, एक्स की डायरेक्शन मार्क की, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन एक्स की डायरेक्शन में ही है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये तो भाग जाएगा, ये वापस नहीं आने वाला। एक बार डांट दिया और ये भाग ही जाएगा, वापस नहीं आएगा, अनस्टेबल है। ऑलराइट, इसी सवाल का पार्ट बी था, या फिर से अगला क्वेश्चन बना सकते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और मैंने कुछ नहीं बोला है, सिर्फ कह रहा हूं डिस्कस इट्स इक्विलिब्रियम, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, कुछ भी नहीं बोला है। मानव चौधरी फिर गलत। पहली बात तो ये लिख दीजिए, हाँ किंजल आपका आंसर सही है, अमरजोत का आंसर सही है, अपूर्वा का आंसर गलत है, अभिषेक गुप्ता का आंसर सही है, कृष्ण मित्तल का आंसर सही है, राहुल राठौर आपका आंसर गलत है, अभिषेक पटेल का जवाब सही है, रितिका राठौर का जवाब सही है। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से और लिख भी लीजिए। पहले तो ये लिख दीजिए, नथिंग मेंशन्ड सो वी विल कंसिडर, नथिंग मेंशन्ड सो वी विल कंसिडर डिस्प्लेसमेंट along the line joining the two charges। कुछ मेंशन नहीं है, so we'll consider displacement along the line joining the two charges। आप बस उठा के इसको यहां से यहां ले आइए, ये इसकी नई पोजीशन है, ये x भी मार्क करिए, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर देगा, बस फोर्स की ये डायरेक्शन है, तो ये स्टेबल हो गया। ठीक है मानव, गुड, थैंक यू। ऑलराइट राहुल, फिर से देखिए, इस चार्ज को इस लाइन के अलावा डिस्प्लेस करिए, या तो यहां करते या यहां करते, जिसके भी ये पास जाता ना, जिसके भी ये पास जाता, उसके जो फोर्स की डायरेक्शन है, उसके जो फोर्स की डायरेक्शन है, बस वही रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है। ये इसके पास गया, इसका इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाएगा, इसके फोर्स की डायरेक्शन ये है, यही इस पे डिस्प्लेस पोजीशन में नेट फोर्स की भी डायरेक्शन है। मुझे कायदे से इसका भी फोर्स लेना था, इसका भी फोर्स लेना था, इसका फोर्स थोड़ा वीक हो जाएगा, इसका फोर्स थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स की यही डायरेक्शन होगी। ये जो फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट है, बस ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, बात खत्म। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पॉजिटिव के बीच में, जो पॉजिटिव के ठीक मिड पॉइंट पे एक माइनस क्यू है, दो पॉजिटिव के मिड पॉइंट पे ठीक एक माइनस क्यू है, आंसर दीजिए। अनस्टेबल सर, अनस्टेबल। 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 भाई का आंसर दे रहे होगे, कोई पूछो तो। सर किस डायरेक्शन में? फिर बीच में इस डायरेक्शन में, मैंने कुछ भी नहीं बोला अभी। थोड़ा तो आपको ये देखना था क्वेश्चन पे फुल स्टॉप लग गया कि नहीं लग गया। मैंने अभी ये बोला ही नहीं कि आपको इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ बताएं। अननोन का वेट करें प्रॉपरली, सवाल के कंप्लीट होने का वेट करें, अननोन को डबल चेक करें, उसके बाद अपना दिमाग चालू करें, नहीं तो बंद रखें दिमाग। सारी सिली मिस्टेक्स का कारण ये है कि इधर सवाल पढ़ रहे होते हैं और उधर सॉल्यूशन पे दिमाग पूरी कॉन्शियसली ले जाते हैं। जब एक्चुअली अननोन आ रहा होता है तब तक हम वहां उस लाइन पे हम होते ही नहीं, हम आगे निकल चुके होते हैं, नेगेटिव्स होते हैं। ध्यान रखिए,
अननोन के आने का ध्यान रखिए। तो बस अब मैं लिखवा रहा हूं उसको कि डिस्कस इट्स इक्विलिब्रियम, इतना तो बोलना ही था ना मुझे कम से कम। और फिर अब आपको कहना है कि सिंस नो डायरेक्शन हैज बीन स्पेसिफाइड वी विल कंसीडर डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू। और अब आपको ये क्लियर है, कुछ भी नहीं बोला है तो मैं से यहां लाया, जब मैं से यहां लाया एक्स की डायरेक्शन मैंने जरूर मार्क की, इस चार्ज के करीब आ गया है, ये तो इधर ही खींच लेगा, होगा वही जो पास वाला निकट वाला चाहता है, जो करीब है उसी का असर ज्यादा डोमिनेटिंग है। ये इतना दूर बैठा है, ये चार्ज इसकी क्यों सुनेगा, ये दूर बैठा है, ये चार्ज पास बैठा है, ये चार्ज पास बैठा है इसके, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। बस नेट फोर्स की भी डायरेक्शन यही होगी, जो क्लोजर चार्ज चाहता है, जो क्लोजर चार्ज के फोर्स की डायरेक्शन है वही नेट फोर्स की भी डायरेक्शन है। ये लाइन आपने जहां लिखी थी ना, पॉइंट नंबर 2 की लास्ट लाइन हाउ टू डिसाइड में, उसे और हाईलाइट कर लीजिए, बार बार काम आ रही है ना। हाउ टू डिसाइड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में कुछ आपने पॉइंट नंबर 2 जो लिखा था उसकी लास्ट लाइन जो है उसे और हाईलाइट कर लीजिए कि जो चार्ज के आप पास जा रहे हो, आप जानबूझ के किसी के पास ही जाना, दूर जाके भी जवाब आ ही जाएगा, आप हर बार पास ही जाना, और बस उसके जो फोर्स की डायरेक्शन है वही नेट फोर्स की डायरेक्शन है। बड़ा जबरदस्त रूल है ये, बड़ा जबरदस्त रूल है। ऑलराइट, तो ये जवाब आ गया, फिर से बोलो। Unstable. फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, यहां ले जा रहा हूं, एक्स की डायरेक्शन है, आप बोल रहे हो along the perpendicular bisector। हाँ मानव चौधरी आपका जवाब सही है, सोनम आपका आंसर सही है, कृष्ण मित्तल गलत है, सुशील कुमार निगवाल आपका आंसर सही है, किंजल सही है, रिनी सही है, अपूर्वा पत्तर सही है, राहुल राठौर सही है, अमीषा शर्मा सही है, अभिषेक गुप्ता गलत है, शिशिर अग्रवाल आपका जवाब सही है। मेरी बात सुनिए ध्यान से। हाँ प्रियांशी अग्नोत्री आपका जवाब बहुत अच्छा है, वेरी गुड। यार जब मैं इसे यहाँ ले लिया ना, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, इस पे नेट फोर्स की डायरेक्शन ये है, ये स्टेबल है, ये वापस आ जाएगा, ये स्टेबल है, ये वापस आ जाएगा, ठीक है, ठीक है अभिषेक। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इस पे रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन ये है, एक्स की डायरेक्शन ये थी। मैंने आपको क्लियर लिखवाया था, आपकी जो गलतियां ये रही कि आपने डायग्राम में क्लियरली एक्स की डायरेक्शन मार्क नहीं की, आपको लगा ये तो छोटी सी बात है। अभिषेक गुप्ता मैं सही कह रहा हूं कि गलत? जोर से बोलो, क्या गलती थी आपकी? जल्दबाजी में देख रहे हैं? एक्स मार्क नहीं किया थी। और कृष्ण मित्तल आपकी गलती का कारण क्या है? सर वो पॉइंट सोच लिया था कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो अनस्टेबल होगा। नहीं वो यार वो तो पिछला केस था ना बड़े भाई, आप याद कुछ भी मत करो, याद कुछ भी मत करो, हर केस को नए सिरे से एनालाइज करो। वो जो पेपर में वही तो करेंगे, वो केसेस ऐसे देंगे जो आपको जाने पहचाने लगेंगे और आपको उनका आंसर याद आएगा, जबकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देंगे। याद तो करना ही नहीं है, कहीं हमने कहा उसको कि याद करो तो याद करना, वरना याद नहीं करना। लॉजिक को रटना हो तो लॉजिक को रट लेना, और रिजल्ट को मत रटना। हर बार ये सोचना है, इतने से तो हमारे क्लियर कट स्टेप्स हैं। एक्स की डायरेक्शन मार्क करो, डिस्प्लेस पोजीशन में फोर्स की डायरेक्शन मार्क करो। अभी ये किसी के नियरर तो नहीं गया, इसलिए वो नियरर वाला रूल मेरा नहीं लग पा रहा, ठीक है? और यस सर, कई बार पढ़िएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस दिख रहा है, ये प्लस दिख रहा है, ये माइनस क्यू चार्ज है, इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस करिए। हाँ किंजल फुल बहरायू ने, हाँ सही है आपका आंसर। आपका फेशियल एक्सप्रेशन बता रहा था कि मैं चीटिंग कर रहा हूं, मैं चीटिंग कर रहा हूं। यू आर राइट,
हाँ मोनिश, बहुत सही। मोनिश समझा दीजिए आप क्या कहना चाहते हैं, जोर से बोलिए। सर अगर नेगेटिव वाले को उधर डिस्प्लेस करेंगे तो रिपेल कर जाएगा और नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे नहीं सर, अमरजोत आप क्या कहना चाहते हैं भाई? आंसर तो गलत है। चलिए किंजल की ही बात सुनते हैं। किंजल ठीक कह रहे हैं, किंजल बताइए। सर वो कभी इक्विलिब्रियम पे है ही नहीं। अरे बहुत सही, बहुत बढ़िया। ये स्टेबल, ये किसी भी इक्विलिब्रियम में पहले से ही नहीं है, तो काय का स्टेबल काय का अनस्टेबल। अगर मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए होते तो आप पकड़ लेते शायद। भाई ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये इक्वल और लाइक हो तब तो साला ये मिड पॉइंट में इक्विलिब्रियम में आएगा। इक्वल और लाइक हो तब तो जो मिड पॉइंट पे कोई भी चार्ज हो इक्विलिब्रियम में आएगा। ये इक्वल और लाइक है ही नहीं, ये स्टेबल या अनस्टेबल है ही नहीं। अमरजोत आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, स्टे कूल, कोई दिक्कत नहीं है। गलती होना तो बहुत अच्छी बात है बॉस, गलती तो जितनी हो अच्छा है। और मस्त मुस्कुराइए अपनी गलती पे, कभी भी परेशान नहीं होना, कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं है। एंजॉय इट, laugh off at it। बस लिख दीजिए this is not in equilibrium, the system is not in equilibrium, the middle charge is not in equilibrium। मिडिल चार्ज इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, मिडिल चार्ज इक्विलिब्रियम में है ही नहीं। ठीक है, पूरा लिख दीजिए कि द मिडिल चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम only if the two extreme charges, the middle charge is in equilibrium only if the two extreme charges are equal and like, only if the two extreme charges are equal and like। बहुत रेयर चांस है कि पेपर में आएगा, नहीं आएगा, और अगर आया तो 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने, उसमें से आप पढ़ ही लेंगे। उम्मीद है कि आप पकड़ ही लेंगे। और अलर्ट होना सीखना है आपको, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया, बी मोर अलर्ट। अभी क्या आप साइड वाले चार्जों की तरफ देख ही नहीं रहे थे, आप सिर्फ मिडिल चार्ज को ही हिला के देख रहे थे बस। अब हमें एग्जाम के लिए तैयार होना है तो सारा पूरा देखना पड़ेगा, इतनी सी बात है। तो आप सीख जाएंगे, नो इश्यूज एट ऑल, एब्सोल्युटली नो इश्यूज। राइट, अब आप हेडिंग दे दीजिए, आगे बढ़ते हैं। कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। आप समझ रहे हैं बात को कि क्योंकि मैंने आपसे स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात की है ना, इसलिए मैं ऑसिलेशन की बात करूंगा ही करूंगा। क्यों कर रहा हूं, कोई समझाए मुझे? अमरजोत, मैं ऑसिलेशन पे कहां से पहुंच गया, एसएचएम में कहां से चला गया? अमरजोत बोलिए। सर वो बॉब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। हाँ किंजल बोलिए। सर अगर अपन किसी स्टेबल इक्विलिब्रियम चार्ज को अपन डिस्प्लेस करेंगे तो उसमें जो एनर्जी आएगी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, फिर पोटेंशियल एनर्जी में हाँ ठीक है, वो पूरा उतना डिटेल में नहीं भी डिस्कस करें। यस यू आर राइट, आप डायरेक्ट लिख दीजिए इस बात को, डायरेक्ट लिख दीजिए। व्हेन अ पार्टिकल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हेन अ पार्टिकल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, व्हेन अ पार्टिकल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, comma, a restoring force acts on the particle. A restoring force acts on the particle and the particle is set into oscillations. And the particle is set into oscillations. अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई भी पार्टिकल है तो उस पर जो फोर्स है वो x के अगेंस्ट था ना, वो वापस उसे अपनी पोजीशन पे ले जाने की कोशिश कर रहा था ना, इसलिए तो इसका नाम रिस्टोरिंग फोर्स पड़ा ना। और रिस्टोरिंग फोर्स है तब तो ऑसिलेशन ये कराएगा ही कराएगा। अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स है तो ऑसिलेशन कराएगा ही कराएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर कोई भी पार्टिकल उसे आप छेड़ देंगे तो ऑसिलेशंस करेगा ही करेगा। इसके बाद में क्या कहने वाला हूं आपको पता है अगली लाइन मेरी क्या होगी, कोई बताइए? F minus k, हाँ किंजल कुछ भी बोलिए, स्पीक आउट एनीथिंग। F equals minus kx वाली। हाँ ऐसा ही कुछ मैं कहना चाह रहा हूं, सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए और फिर लिखवा भी दूंगा। अगर डिस्प्लेस्ड पोजीशन में फोर्स की इक्वेशन को आप माइनस के एक्स के रूप में अरेंज कर सकते हो तो ये एसएचएम भी होगा, वरना ये खाली ऑसिलेटरी तो होगा पर एसएचएम नहीं होगा। पूरा ऐसा लिख दीजिए, काम की बात है।
चलिए बाद में कंक्लूजन के रूप में कुछ लिखेंगे, अभी तो ऐसे ही लिख दीजिए, इफ in the displaced position, if in the displaced position equation of the restoring force can be arranged in the form F is equal to minus kx then this SHM, then this oscillation can also be termed as SHM. Then this oscillation can also be termed as SHM. Otherwise we will say that the motion is oscillatory. Otherwise we'll say that the motion is oscillatory but not SHM. Otherwise we'll say that the motion is oscillatory but not SHM. ठीक है, अभी इसमें हमने कुछ भी अलग से लिखा नहीं है, हाईलाइट नहीं किया है, स्टार नहीं लगाया है. अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई पार्टिकल है और उसे आप डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो हमेशा ऑसिलेशन करेगा. अगर इसके फोर्स इक्वेशन माइनस के एक्स है तो एसएचएम भी होगा और नहीं तो एसएचएम नहीं होगा. ऐसे ही तेजी में इस पूरी लाइन को आपको रिवाइज करना चाहिए. अगर आप कभी रिवाइज कर भी रहे हैं तो ऐसे स्पीड में फटाफट बोलते जाइए. स्पीड मैटर्स. स्पीड बढ़ेगी, पहले स्पीड बढ़ाओ फिर एक्यूरेसी बढ़ाओ. पहले स्पीड की तो आदत डालो फिर एक्यूरेसी की आदत डालो. अब सीधे एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिख दीजिए. When the restoring force is of gravitation, when the restoring force is of gravitational origin, when the restoring force is of gravitational origin, can the motion be strictly SHM? Strictly. Can the motion be strictly SHM? क्या बोलते हो? अगर रिस्टोरिंग फोर्स ग्रेविटेशनल ओरिजिन का है तो कैन द मोशन बी स्ट्रिक्टली एसएचएम? स्ट्रिक्टली एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, स्ट्रिक्टली एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है और मैंने इसके बारे में आपसे कुछ कहा है. अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो भी आप आंसर बोल सकते हैं. आपको आंसर लॉजिक तो नहीं है. False. No. हाँ अनुष्का, आप सही No. False. सही है, रेनी भी सही है, अमरजोत भी सही है, बिल्कुल सही है. लॉजिक कौन समझाना चाहता है? हाँ सोनम तिवारी बोलिए. सोनम तिवारी कुछ बोलना है आपको, जल्दी बोलिए. ओके ठीक है, रिएक्शन फास्ट दे दीजिए कि नहीं बोलना. ठीक है रेनी बोलिए. तो क्योंकि स्ट्रिक्टली लिखा है और ऐसा कोई एक नहीं ठीक है, बात सही है. एक्सेप्शन होगा इसलिए. ऑलराइट, सुन लीजिए मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ. स्ट्रिक्टली बोल दिया ना, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हमें पसंद नहीं है क्योंकि हमें पता है कि एक ना एक एक्सेप्शन तो मोस्ट ऑफ चीजों का निकल ही आता है. हमेशा मेरी बात सच नहीं है पर 99% मेरी बात सही है. अगर स्ट्रिक्टली बोल दिया ना, स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर लिया ना, तो ये स्टेटमेंट गलत ही होगा क्योंकि एक ना एक एक्सेप्शन तो इस दुनिया में हर चीज का है. ठीक है, ये तो हुआ जुगाड़ वाला मेथड जो हमेशा फिट नहीं बैठेगा. ये जुगाड़ वाला मेथड हुआ जो हमेशा फिट नहीं बैठेगा. अब इसकी लॉजिक किसी को बतानी है? आंसर तो है नो, इट इज नॉट एसएचएम. सिंपल पेंडुलम के बारे में मत सोचिएगा कि पर सिंपल पेंडुलम तो एसएचएम होता है, उसे भी दिमाग से हटा दीजिए. ग्रेविटेशनल ओरिजिन के अगर फोर्सेस के कारण ऑसिलेशन हो रहा है तो क्या वो हर बार एसएचएम होगा? हाँ अमरजोत बोलिए. सर फोर्स kx के प्रोपोर्शनल नहीं रहता, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर. बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली यही चाहता था मैं. ठीक है, शाबाश. ऑलराइट, अभी नहीं पूछ रहा आपसे अनुष्का, यही आप कह रहे होंगे. बात सही है. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/x², जबकि हम चाहते हैं कि फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो. यही लिख दीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज 1/x², प्रोपोर्शनल टू 1/x². While for SHM, the force should be of the form minus kx.
while for SHM the force should be of the form minus kx. इसलिए इलेक्ट्रोस्टैट ग्रेविटेशनल फोर्स के ग्रेविटेशनल ओरिजिन के फोर्सेस के कारण अगर किसी पार्टिकल में ऑसिलेशन होता है तो इसेंशियली तो वो नॉन एसएचएम होता है, ठीक है। और जो बात ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए सही है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए भी सही होगी। लिख दीजिए देयरफॉर ऑसिलेशंस under the when the restoring force is of electrostatic origin, oscillations when the restoring force is of electrostatic origin are also unlikely to be SHM, are also unlikely to be SHM, okay। कारण वही है कि वहां पे भी तो भैया k q1 q2 का x स्क्वायर आता है, हमें तो माइनस के एक्स चाहिए। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई पार्टिकल है आप उसे डिस्टर्ब करेंगे तो वो ऑसिलेशन तो करेगा, पर अगर रिस्टोरिंग फोर्स ग्रेविटेशनल ओरिजिन का है या इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का है तो वो एसएचएम नहीं करेगा, ठीक है। फिर बात आती है आपके दिमाग में जो घूम रही है वो है कि सिंपल पेंडुलम, क्या बोलते हो, सिंपल पेंडुलम एसएचएम करता है कि नहीं? सिंपल पेंडुलम एसएचएम करता है, हमने तभी उसके टाइम पीरियड के फॉर्मूले वगैरह सब पढ़े हुए हैं। सिंपल पेंडुलम एसएचएम करता है और वहां रिस्टोरिंग फोर्स भी डेफिनेटली ग्रेविटी के कारण है। इसका फिर क्या कारण है, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा उल्टा पुल्टा किसको बोलना है? वो सर सिर्फ स्मॉल थीटा के लिए होता है। बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत सही, बिल्कुल सही है कि जो बात सही है। लिख दीजिए हम इसे डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डिराइव करते हैं। लिख दीजिए, हेडिंग दे दीजिए एसएचएम ऑफ सिंपल पेंडुलम, एसएचएम ऑफ सिंपल पेंडुलम। एसएचएम ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये मीन पोजीशन है, इसे मैं यहां थीटा से दूर ले गया। डिस्प्लेस्ड पोजीशन में आप जानते हैं ये mg sin थीटा होता है, ये mg cos थीटा होता है, ये आगे में टेंशन होती है, ये करीब x है। मैं इसे यहां से यहां लेके गया हूं, x की डायरेक्शन ध्यान से मार्क करिए। ये पेंडुलम पहले यहां था, मैं इसे साइड में ले गया, x की डायरेक्शन ध्यान से मार्क करिए। मैंने यहां एरो दिखाया है, यहां एरो नहीं दिखाया है, ठीक है। ये थीटा आ जाएगा, ये भी थीटा है, mg cos थीटा mg sin थीटा। रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ क्या है, जल्दी बोलिए। mg sin थीटा, mg sin थीटा, थीटा, mg sin थीटा, साइन दीजिए, उसको साइन दीजिए। वो प्लस साइन के साथ आएगा कि माइनस साइन के साथ? माइनस माइनस सर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन है। F का फॉर्मूला है माइनस mg sin थीटा, क्योंकि हम x की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को पॉजिटिव लेते हैं और x के अगेंस्ट जो फोर्स है वो नेगेटिव लेंगे, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए तो उसका नाम रिस्टोरिंग फोर्स है भी। फिर मैं यहाँ बोलता हूँ कि यार स्मॉल एंगल ले लेते हैं, थीटा स्मॉल ले लेते हैं और बोल देते हैं फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स, और स्मॉल एंगुलर एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। फॉर स्मॉल एंगुलर एम्पलीट्यूड, अगर थोड़ा एंगुलर एम्पलीट्यूड है तो साइन थीटा को हम थीटा लिख लेंगे, साइन थीटा को थीटा लिख लेंगे, तो f हो जाएगा माइनस mg, और थीटा है r का अपॉन रेडियस, रेडियस l है, एंगल इज r का अपॉन रेडियस, एंगल इज r का अपॉन रेडियस, f इज माइनस mg by l into x। अब ये फॉर्म माइनस kx के रूप में आ गया ना। ये आपको दोबारा रिवाइज तो शायद नहीं करना है, बहुत इंटरेस्टेड हैं तो पढ़िए, मजे के लिए पढ़ रहे हैं तो पढ़िए। जब एग्जाम के करीब हैं, जब आप एग्जाम के करीब हैं तो इसको आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये पढ़ाना पड़ेगा, आपको इसे रिवाइज नहीं करना है। कंक्लूजन को याद रखना है। कंक्लूजन क्या हुआ कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स के लिए
अप्रोक्सीमेटली सिंपल पेंडुलम के मोशन को SHM कहा जा सकता है। ग्रेविटेशनल ओरिजिन का रिस्टोरिंग फोर्स है ना, अगली लाइन में लिख दीजिए, कंक्लूजन लिख दीजिए, कंक्लूजन लिख दीजिए। और स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स ओनली, और स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स ओनली the motion of a simple pendulum can approximately be termed as SHM. Motion of a simple pendulum can approximately be termed as simple harmonic motion. बस यही। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूं, यहां एक प्लस क्यू का चार्ज है, यहाँ एक प्लस क्यू का चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू का चार्ज है, ये डिस्टेंस भी a है, ये डिस्टेंस भी a है, ये भी चलो प्लस क्यू का चार्ज है, ये भी प्लस क्यू का चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू का चार्ज है, और ये डिस्टेंस 2a, ये इनिशियली एट रेस्ट है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये पार्टिकल पहले माइनस क्यू मैंने पकड़ के रखा है। खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ही कंसीडर करने हैं, अगर कुछ ना बोला जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस को इग्नोर करना है, दे आर वेरी वीक फोर्सेस। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि दिस पार्टिकल इज नाउ रिलीज्ड, मुझे यहाँ पर x एक्सिस पे पार्टिकल था ना माइनस क्यू वाला, उसको हम रिलीज कर रहे हैं। अब आपको बताना है, लिख दीजिए नंबर वन ऑप्शंस दे रहा हूं। द मोशन इज नाइदर ऑसिलेटरी नॉर SHM, मोशन इज नाइदर ऑसिलेटरी नॉर SHM। नंबर 2, मोशन इज ऑसिलेटरी बट नॉट SHM, oscillatory but not SHM. Number 3, SHM. ये 3 ऑप्शन से आंसर बताइए सर। थर्ड ऑप्शन क्या था? थर्ड ऑप्शन में सिर्फ मैंने लिखा है SHM। और वो जो टॉप पे क्यू उसका चार्ज क्या? माइनस लगा है क्या वाई एक्सिस पे, टॉप पे जो क्यू है? कौन कुछ बोल रहा है भाई? सर राहुल। हाँ राहुल, जोर से फिर से बोलो भाई। सर वो क्यू पे चार्ज क्या जो ऊपर है? ये चार्जेस बेटा, ये प्लस क्यू है या माइनस क्यू है, ये एक्चुअली a डिस्टेंस लिखा है। हाँ ठीक है, वो लाइन बनी थी तो मेरे को लगा माइनस। प्लस क्यू है या प्लस क्यू है, ये छोटा माइनस क्यू है। a और q को ध्यान से देख लें, a की घंटी जरा सी भी लंबी बन गई ना, q जैसा दिखेगा। a में और q में कभी कभी गलती होती है, और आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, आप भी कभी a और q में गलती कर सकते हैं। ऑलराइट, अब क्वेश्चन यही है कि मोशन ऑसिलेटरी है, ना तो ऑसिलेटरी है ना SHM है, या ऑसिलेटरी तो है पर SHM नहीं है, या SHM है। इसका आंसर ही नहीं आपका गलत है, किंचल आपका आंसर सही है, अमरजोत गलत है। मैं बात कर रहा हूं आपसे, मेरी तरफ देखिए। अब आप कुछ लिखना छोड़ दीजिए, सोचना छोड़ दीजिए। श्रेयर्था आपका आंसर गलत है, कृष्ण मित्तल का जवाब सही है। बात बोर्ड पे ध्यान से देखिए। पहले क्या होगा, आप तो ये तो ऑलरेडी क्या डिस्प्लेस पोजीशन में दे दिया इसने, ये मीन पोजीशन में तो दिया नहीं। इक्वल और लाइक चार्जेस में ये इक्विलिब्रियम में होता है, यहाँ तो इसने दिया नहीं, यहाँ तो दिया नहीं। अब पहले इस पोजीशन पे ही चलो, डिस्प्लेस पोजीशन पे ही इसके फोर्स की डायरेक्शन सोचने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा कि ये प्लस क्यू इस माइनस को इधर अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस क्यू इस माइनस को इधर अट्रैक्ट करेगा, और इसका नेट फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। और अगर आगे भी सोचना है तो जब ये यहाँ जा रहा होगा ना, जब ये यहाँ होगा ना, तो इस पे ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को इधर अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को इधर अट्रैक्ट करेगा, और इस पे नेट फोर्स की डायरेक्शन ये है। इस पे नेट फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है।
ऐसा लिख सकते हैं कुछ, बस इतना सा लिख दीजिए, स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे कि द नेट फोर्स ऑन द माइनस क्यू चार्ज is always towards the mean position, is always towards the mean position. Therefore the motion is oscillatory. Therefore the motion is oscillatory. या तो उस पे फोर्स की डायरेक्शन ही उधर आ जाती है कि और भाग गया दूर। अभी ये तुम शायद मीन पोजीशन से अगर तुम x मार्क करते तो यहाँ मार्क करते और f यहाँ आ रहा है, x यहाँ मार्क करते और f यहाँ आ रहा है, इसलिए ये शायद स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस था। उसने स्टार्ट क्वेश्चन एक्सट्रीम पोजीशन से किया और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला ही केस था। और अब दूसरी बात ये है कि ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट है दैट इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू a। ऐसे लिख दीजिए here the displacement of the charged particle is not negligible as compared to a या as compared to the distance between the two charges। ये जो displacement है ये negligible नहीं है, therefore it is not SHM। oscillatory तो है पर ये SHM नहीं है। oscillatory ये इसलिए है क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का ही केस था, हालांकि उसने डायरेक्टली पार्टिकल को एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ा। मीन पोजीशन पे हमें उसने बात दिखाई ही नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन पे ही दिखाया। उस समय शायद x ये था, f ये था, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का ही केस रहा होगा शुरू में। ऑलराइट, बात खत्म हो गई। रूल ये बन गया कि अगर कहीं भी वो कुछ ऐसे चार ऑप्शंस हैं, SHM और नॉन SHM वाले, ऑसिलेटरी और नॉन ऑसिलेटरी वाले, तो अक्सर आंसर सिर्फ इस बात से डिसाइड हो जाएगा कि अगर डिस्टेंसेस उसने बहुत छोटे छोटे दिए हैं, बोला है, तो सीधे मार देना ऑसिलेटरी एंड SHM, और नहीं तो ऑसिलेटरी बट नॉट SHM, ये आंसर निकलेगा। हालांकि वो भी ऑप्शन हो सकता है कि शायद ये शुरू से ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा हो, तो फिर ये ऑसिलेशन भी नहीं करेगा। अगर ये स्टेबल वाला केस था तो कहीं से भी छोड़ो, चाहे मीन से छोड़ो, चाहे डिस्प्लेस करके छोड़ो, ये ऑसिलेशन तो जरूर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूं, ये चार पार्टिकल्स हैं XY प्लेन में, ये चार पार्टिकल्स हैं XY प्लेन में, सब सिमेट्रिकली रखे हुए हैं। अगर कुछ नहीं बोला है तो ये सिमेट्रिकली रखे हुए हैं, ये XY प्लेन है और ये Z एक्सिस है, और एक पार्टिकल है प्लस Q, ये इसका डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट है z, and z is much much less than a। ऐसा कोई डिस्टेंस मान लीजिए इसमें ये a बताया हुआ है, ये माइनस क्यू XY प्लेन में ओरिजिन के अबाउट, ये ओरिजिन है, सब कहीं ना कहीं सिमेट्री है, सब कहीं ना कहीं सिमेट्री है। बताओ कहता छोड़ दिया उस पार्टिकल को तो मोशन कैसा करेगा? ऑसिलेटरी एंड SHM या खाली ऑसिलेटरी? दोनों। हाँ, Oscillated यस, शाबाश, बिल्कुल सही है यार। ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा ना, इस प्लस पे एक फोर्स यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, जरूर इस पे नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा। ये चार्जेस रखे हैं और ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और इधर चार कोनों में माइनस क्यू है। एक ये ऐसा है, ये वाला बंद कर लेता हूं मैं। तो इस वाले पॉजिटिव को एक इधर अट्रैक्ट करेगा, एक इधर अट्रैक्ट करेगा, एक इधर अट्रैक्ट करेगा, एक इधर अट्रैक्ट करेगा, और कहीं ना कहीं सिमेट्री की बातें तो दिख ही नहीं है, तो नेट फोर्स तो इस पे डाउनवर्ड्स ही आएगा। और बोल दिया है उसने कि भाई x या जो भी डिस्प्ले z है दैट इज मच मच लेस देन a। मच मच लेस देन में मतलब बस फिर तो SHM होना ही है। जवाब लिख दीजिए, बस बात खत्म, लिख दीजिए ऑसिलेटरी एंड SHM। जैसे ही वो कहता है मच मच लेस देन, तो SHM तो ये है ही। फिर दोबारा लिख दीजिए, चलिए फिर से लिख दीजिए कंक्लूजन, और ये लिख दीजिए कि when restoring forces of electrostatic origin, when restoring force is of electrostatic origin, and the particle is displaced somewhere, released somewhere
in its path, somewhere in its path, which is satisfying the condition of stable equilibrium. Satisfying the condition of stable equilibrium. Then the motion will be oscillatory. Motion will be oscillatory. And if it is mentioned that x is much less than z, कुछ भी लिख देते हैं, कहीं भी कोई भी डिस्टेंस much less than बोल दे, then it is also SHM. बस ये कंक्लूजन है हमारा. Then it is also SHM. बस यही कंक्लूजन है. अब हम वापस SHM की ही और बात कर रहे हैं. इन क्वेश्चंस में हम टाइम पीरियड पे भी जाएंगे. हेडिंग दे दीजिए, हाउ टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ SHM. हाउ टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ SHM. बताइए आप में से कोई. हाउ टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ SHM. किसी को बताना है? भूल गए? अमरजोत बोलिए. ओमेगा सर, ओमेगा की इक्वेशन लिखें. ठीक है, मेरी बात सुनिए जल्दी से ध्यान से. आप ना रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन लिखिए और उसे माइनस के एक्स के रूप में लाने की कोशिश करिए, और उसको फिर जो के है वो एम ओमेगा स्क्वायर है, ऐसे ही पूरा लिख दीजिए. रीअरेंज द इक्वेशन ऑफ फोर्स, rearrange the equation of force in the displaced position. Rearrange the equation of force in the displaced position in the form f is equal to minus kx. In the form f is equal to minus kx. And then equate this k2 m omega square. ये जो k है ये m omega square है, तो जो ओमेगा है वो अंडर रूट k by m है, और वो 2 pi by t है, तो जो t है वो 2 pi अंडर रूट m by k है. मैं ऐसा भी कह सकता हूँ coefficient of x in the equation of f. अगर मेरे को ये सब नहीं करना तो आदत भी आप डाल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है. फोर्स की इक्वेशन लिखिए, उसे माइनस के एक्स के रूप में लाइए, और बस टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट m by k. k क्या है? फोर्स की इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है. k क्या है? फोर्स की इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है. ठीक है. अब मैं अपनी असली बात पे आ रहा हूं, जिसके लिए मैंने इतना सारा बैकग्राउंड डेवलप किया है. हालांकि बहुत थोड़ा सा एडवांस केस है, परंतु करेंगे तो अच्छा रहेगा. ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इक्वल और लाइक है, तो ये प्लस क्यू है, ये डिस्टेंस a है, और ये डिस्टेंस भी a दिया है. ये डायग्राम जल्दी से बना लीजिए. फॉर डिस्प्लेसमेंट of q along the line joining the two charges where x is much less than a, find time period of SHA. इस पार्टिकल को मैं हल्का सा यहाँ डिस्प्लेस करूंगा, मैं भी कहीं यहाँ लाऊंगा, ये x है, और पूरा आपको पूरा एक्सप्रेशन लिखनी है, पूरी कैलकुलेशंस करनी है. वो मैं तेजी से मैं कर देता हूँ. क्वेश्चन आपने लिख लिया है?
आर यू रेडी विद द क्वेश्चन? लिख लिया है आपने? सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं। ओके डन, ठीक है। तो अब तो इसमें ऑप्शंस जब आप देखेंगे ना तो ऑप्शंस में इसके एक्सप्रेशंस हैं। इसका मतलब ये सवाल आपको पूरा इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक्सप्रेशंस हैं, अच्छा केस है, बढ़िया केस है। मान लीजिए इसको मैं यहां ले आया हूं इस प्लस क्यू को, तो ये डिस्टेंस a प्लस एक्स हो गया है और ये डिस्टेंस a माइनस एक्स हो गया है। डायग्राम बना लीजिए। और ये नई पोजीशन है, ये यहां से मैं से यहाँ x से लाया, ये डिस्टेंस a प्लस एक्स है और ये डिस्टेंस x माइनस एक्स है, a माइनस एक्स है। अब मैं इस पे नेट फोर्स निकाल रहा हूं। जो नेट फोर्स इन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन है वो कुछ F1 माइनस F2 टाइप का है। ये x की डायरेक्शन है। एक्चुअली ये इसको यहां रिपेल करेगा, ये F1 है, और ये इसको यहां रिपेल करेगा, ये F2 है। ये इसको जो यहां रिपेल करेगा ये F1 है और ये इसको यहां रिपेल करेगा, ये F2 है। F1 को मैंने इसलिए पॉजिटिव लिया है क्योंकि वो x की डायरेक्शन में है। वो लिख सकते हैं F1 has been taken as positive because in the direction of x। थोड़ा फास्ट करूंगा मैं, तेज लिख लीजिए अब आप, और बाद में इसकी और स्टडी करिएगा। ये x की डायरेक्शन में F1 है, F1 को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो ये हो गया KQQ अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये यहां रिपेल मार रहा है KQQ अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये मैं KQQ कॉमन ले रहा हूं और ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, शायद होल स्क्वायर आ जाएगा और ये हो जाएगा KQQ। तो ये माइनस 4ax का टर्म बच जाएगा अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे आप कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। फोर्स की तो भैया ये इक्वेशन आ गई। इस चार्ज की अब यहां से दूरी a प्लस एक्स हो गई है और इस चार्ज की अब यहां से डिस्टेंस a माइनस एक्स हो गया है। इसका फोर्स को मैंने F1 का और वो x की डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव साइन दिया। इसके फोर्स को मैंने F2 का और वो x के अगेंस्ट है तो उसको मैंने नेगेटिव साइन दिया। नेट फोर्स F1 माइनस F2 हो गया। F1 इन दोनों के बीच में फोर्स है और F2 इन दोनों के बीच में फोर्स है। सॉल्व किया आपके सामने है। अब ये तो कुछ एक्सप्रेशन कचरा आ रही है, ये तो x माइनस kx के रूप में नहीं है, पर उसने कहा है कि x इज मच लेस देन a, तो फिर लिख दीजिए आगे as compared to a x is negligible। As compared to a x is negligible, so we can put x equal to 0 in the denominator। We can put x is equal to 0 in the denominator। ठीक है ना? ये काम हम न्यूमरेटर में नहीं कर सकते क्योंकि अगर x बहुत छोटा है, मान लीजिए 0.1 है, और अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करना है तो करना है, पर हाँ ये 0.1 का स्क्वायर इसकी कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, वो छोड़ दूंगा। अगर बहुत छोटी चीज को प्लस करना है या माइनस करना है तो आप नहीं भी करेंगे तो फर्क पड़ेगा, पर अगर बहुत छोटी चीज से मल्टीप्लाई करना है तो उसको थोड़ी इग्नोर कर सकते हैं। आप न्यूमरेटर में x को इग्नोर नहीं कर सकते, न्यूमरेटर में x को इग्नोर नहीं कर सकते, पर a के कंपैरिजन में बहुत छोटा है वो, तो ये पे ऐड करो या ना करो, सब्ट्रैक्ट करो या ना करो, फर्क नहीं पड़ता। अब मैं f को अप्रोक्सीमेटली निकालता हूं और वह है माइनस KQQ, और ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 4ax अपॉन नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर का स्क्वायर, तो f हो गया, हालांकि अप्रोक्सीमेशन है, माइनस KQQ 4ax अपॉन a टू द पावर 4। फिर ये हो जाएगा f इज इक्वल टू माइनस 4KQQ और अपॉन a क्यूब, और ये हो गया x, और फाइनली फोर्स की इक्वेशन आ गई माइनस kx,
और मैं टाइम पीरियड जानता हूं, टाइम पीरियड है 2 पाई √m अपॉन यही पूरी चीज, तो a क्यू ऊपर चला जाएगा और 4k क्यू नीचे आ जाएगा। ये आंसर है। क्या याद तो नहीं करना है, डेरिवेशन कर सकते हैं तो करिए, 5 बार 10 बार 15 बार 20 बार, आंसर रखने की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेस्ड पोजीशन में नेट फोर्स की इक्वेशन लिखी और x को डिनोमिनेटर में जहां भी वो प्लस हो रहा था या माइनस हो रहा था वहां 0 डाल दिया। मल्टीप्लिकेशन वाला जहां हो रहा है या डिवीजन जहां हो रहा है वहां मैं x को छोटा होने पे भी इग्नोर नहीं कर सकता। एडिशन या सब्सट्रैक्शन में तो मैं x को इग्नोर कर सकता हूं। ठीक है, फिर मैंने f का फॉर्मूला है कि x और टाइम पीरियड है 2 पाई √m/k। x की इक्वेशन में, फोर्स की इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो k और टाइम पीरियड है 2 पाई √m/ ये वाला टर्म। ऑलराइट, बस इसमें हम एक आखिरी क्वेश्चन और कर रहे हैं और अब वो ये है कि ये प्लस क्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और ये मान लीजिए -q है और ये x है, हम इसको यहां से छोड़ा है, यहां से छोड़ा है, और यही वापस वो डिस्टेंस a है और यही वो वापस डिस्टेंस a है। ठीक है, तो ऑसिलेशन लोगे कि नहीं, यहां से छोड़ा है तो वो तो इधर आएगा, और वो दिया भी है उसने कि x is much much less than a, और एक्चुअली वो वही चाह रहा है कि टाइम पीरियड निकालिए, एक्चुअली वो वही चाह रहा है टाइम पीरियड निकालिए। ये आप कर लीजिए, इसके स्टेप्स अब आप थोड़े बहुत ट्राई करिए। तो 2f cos थीटा वाला काम किया था ना पिछली क्लास में, वही लगेगा। अभी क्लैरिटी के लिए, ताकि डायग्राम अच्छे से बन जाए, इसको आप अभी तो बड़ा दिखा दीजिए। ये थीटा मान लीजिए, ये f है, ये भी f है, ये भी थीटा है। इस -q पे जो रिजल्टेंट फोर्स है, वो 2f cos थीटा है, और ये है और ये x है, तो ये डिस्टेंस √a² + x² है। अब निकाल दीजिए फोर्स की और टाइम पीरियड की भी एक्सप्रेशन निकाल दीजिए, मैं पूरा वेट कर रहा हूं। वो जो पार्टिकल हिल डुल सकता है उसका मास m दिया है। डायग्राम में क्लैरिटी के लिए हमने अभी ट्रायंगल बड़ा बना लिया है, बाद में x को हम बहुत छोटा 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 बोल देंगे। पूरी एक्सप्रेशन ऑब्टेन करिए, उसमें एक बार फिर x को नेग्लिजिबल बोलिए, और f की इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट आएगा वो k है, f की इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट आएगा वो k है, और फिर आप 2 पाई √m/k कर दीजिए। रेनी अच्छा रजिस्टर अच्छा मोटा बनाया है आपकी बार, है ना? अच्छा है, यस सर। हाँ गुड, शाबाश।
बहुत सारे रजिस्टर नहीं बनाने पड़ेंगे आपको। रजिस्टर आइडियली अच्छा खासा मोटा ही होना चाहिए, कम से कम 5 वायर का। हार्ड बाउंड भी। Yes, anybody? Can you somebody? Is somebody ready to show the steps? सही है गलत है कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी कॉपी मुझे दिखा सकते हैं, कहाँ तक आप पहुंचे हैं वो तो देखें कम से कम। अपूर्वा कॉपी चेक कराओगे आप? ओके फाइन, नो इश्यूज। हाँ अनुष्का, ओके जस्ट अ मिनट। 2f cos थीटा कॉपी मत हिलाइए, ऐसे ही रखिए। या ये f को तुमने पूरा f को एक्सपांड नहीं किया क्या? cos थीटा नहीं, ये ठीक नहीं है, 1 मिनट ऐसे ही रहिए आप। ठीक है, कॉपी हटा लीजिए। ओके चलिए, आई थिंक मैं बात करता हूं फिर, ठीक है? क्या बोल रहे हो राहुल, कुछ बोलना चाहते हो क्या बेटा? सर आंसर आया? सर एक आया तो है, t इक्वल्स टू, हाँ जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से। t इक्वल्स टू रूट ऑफ m a स्क्वायर हाँ। अपॉन 4k q q। थोड़ा सा गलत हो गया यार, स्टेप्स तो आपने अच्छे ही किए हैं ऐसा लग रहा है, थोड़ी सी एक छोटी सी बस गलती हो गई है। अपॉन में 2k अपॉन में 4 को चेक करो, 4 आएगा क्या? सर 2 आना 2 चाहिए। आएगा। हाँ सर, वो cos थीटा में बेस को 2a ले लिया था एक। 2 आएगा। तुमने लगता है 2f cos थीटा को शायद नहीं लिया होगा। सर वो cos थीटा को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा था, तो उसमें बेस को 2a ले लिया था एक ही जगह। हाँ बस ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। मैं अब डिस्कस कर लेता हूँ फाइनली आपसे, देख लीजिए बोर्ड पे अब आप। 2f cos थीटा, तो भाई ये तो पता है कि इसका ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा कैंसिल कर देगा। ये पॉजिटिव इज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इनका रिजल्टेंट यहाँ आएगा। ये f है, इधर f sin थीटा, इधर f cos थीटा है, इधर f sin थीटा, इधर f cos थीटा है। ये कंपोनेंट्स कैंसिल कर देंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये अगर लिख दिया था तो कुछ बात बची ही नहीं थी ज्यादा। ये जो f है ये है k q q अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये रूट ax स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है? फोर्स इन दोनों के बीच का देखना था मुझे, और डिस्टेंस भी ये लेना था। और जो cos थीटा है वो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, शायद इसको बेस कहते हैं, ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया। बस ये हो गया काम, एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई। अब इससे थोड़ा सा और खेलना पड़ेगा। f का फॉर्मूला है 2k q, ये वाला q मुझे थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए था, कहीं a ना दिख जाए मुझे, इनटू x अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का क्यूब। 2 पावर यहाँ है और 1 पावर यहाँ है रूट में, तो हो जाएगा 2k q x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। और अब मुझे x को 0 डालना है यहाँ पर, यहाँ तो x को 0 नहीं डाल सकता। और हाँ, मुझे एक काम और करना चाहिए था कि डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन है और फोर्स की ये डायरेक्शन है, तो मुझे उसमें माइनस साइन देना ही चाहिए था। डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन है, फोर्स की ये डायरेक्शन है, तो माइनस साइन देना ही चाहिए था। और अब x को अगर मैं 0 डाल दूं तो ये ऐसा हो गया, तो ये ऐसा हो गया -2k q x अपॉन a क्यूब। बस अब मुझे इस इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है ना वो k है,
और जो टाइम पीरियड है वो है 2 पाई अंडर रूट m by k, 2 पाई अंडर रूट m by k, और ये ऊपर चला जाएगा ये वाला टर्म, और ये आ जाएगा 2kq, बस हो गया आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। आई बात समझ में आपको? फोर्स की इक्वेशन हमें निकालनी थी, वो आ रही थी 2f cos थीटा। वैसा एक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था। ध्यान से f को लिखा, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस भी लिया, और cos थीटा में गलती हो सकती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस था x। इससे आपके पास आंसर आ गया। आंसर तो हमें ये भी याद नहीं करना, पर एक क्वेश्चन अलग से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है कि एक बार मैं प्लस क्यू को यहां ले जा रहा हूं और एक बार माइनस क्यू को मैं यहां ले जा रहा हूं। इस समय टाइम पीरियड t1 आएगा, इस समय टाइम पीरियड t2 आएगा। हाँ, वो जो x है वो मच लेस देन a है, तो बस वो कह रहा है t2 by t1 निकालिए। इधर प्लस क्यू को ले जा रहा हूँ, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इसका टाइम पीरियड कुछ एक्सप्रेशन आता था। इधर माइनस क्यू को ले जा रहा हूँ, ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, t2 by t1। आप जानते हैं इस t2 के फॉर्मूले में 1/√2 आएगा और इसके फॉर्मूले में 1/4 आएगा, ये 4/1 आएगा, ये √2/1 इसका आंसर है। इसे भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आंसर तो याद हो जाएगा आपको √2, पर ये याद नहीं रहेगा कि t1 कब था और t2 कब था। इसलिए इसे याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है, केवल स्टेप समझिए आप। स्टेप्स को 2-3 बार 4 बार पढ़िए, बस उतना काफी है। डिस्प्लेस्ड पोजीशन में फोर्स की इक्वेशन लिखिए। अब की बार वो आया था 2f cos थीटा, ध्यान से cos थीटा को भी रखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। डिनोमिनेटर जहां भी x कहीं ऐड हो रहा है या सब्सट्रैक्ट हो रहा है, x को 0 डाल दिया। कहीं x मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो x को 0 नहीं डाल सकते। फिर जो फोर्स की इक्वेशन आ रही है kx या माइनस kx, अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर के साथ क्वेश्चन में है फिर माइनस साइन की भी चिंता की जरूरत नहीं है, वो वहां होगा ही ऑब्वियसली। अगर टाइम पीरियड पूछा है तो माइनस माइनस तो रहा ही होगा, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान ना दें। फोर्स की इक्वेशन है kx, x का जो कोएफिशिएंट है फोर्स की इक्वेशन में वो k है और t है 2 पाई अंडर रूट m by k, जहां m उस पार्टिकल का मास है जो ऑसिलेशन के लिए फ्री है। जो ये कोने में जो चार्ज पार्टिकल है, हमें इसके मास से मतलब नहीं है। ये जो मोबाइल पार्टिकल है जो हिल रहा है, m लिख सकते हैं, क्लास लिख दीजिए, एक लास्ट बात लिख दीजिए, m is the mass of the oscillating particle, m is the mass of the oscillating particle।